नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनावों में मुख्य मुद्दा संविधान को बचाना बन गया है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, संविधान को बचाना इस चुनाव का मुख्य मुद्दा बन गया है। और संविधान बचाने की लड़ाई में विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल के सामने खड़े हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने जनता तक यह मैसेज पहुंचा दिया है कि अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई तो संविधान खत्म कर देगी। जरा सुनिए राहुल गांधी को। और अभी संविधान की बात क्यों कर रहा हूं, इस बाइट को सुनने के बाद आगे जब बढ़ेंगे तो जरूर आप समझेंगे कि आखिर आज फिर से संविधान की चर्चा क्यों हो रही है। सुनिए जरा राहुल गांधी को। आजकल फैशन चला हुआ है, मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि भैया हम इसको बदल देंगे, ये इसको हम चेंज कर देंगे, इसको फेंक देंगे, इसको फाड़ देंगे। ये आप लोग ये सपना मत देखिए, आपकी बस की नहीं है। इसको कोई छू नहीं सकता है, कोई शक्ति नहीं छू सकती है, और जो छुएगा उसका मुकाबला हम सब करेंगे। ये और ये जो है ना किताब, ये एक और बात इसके बारे में कहना चाहता हूं। ये लोग कहते हैं कि ये किताब इंडिपेंडेंस के टाइम बनी है। ये गलत है। ये किताब बहुत पहले बनी थी, इसको इस फॉन्ट में नहीं रखा गया था। तो सुन रहे थे आप यहां राहुल गांधी संविधान की बात, इस किताब की बात, और कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि इसे खत्म कर देंगे, फाड़ कर फेंक देंगे, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये वही संविधान है, ये संविधान जिसके कारण भारत के हर एक नागरिक को बराबरी का हक मिला हुआ है। आप जानते हैं बीजेपी नेता बार बार संविधान बदलने की बात कह रहे हैं, हालांकि मोदी इससे इनकार कर रहे हैं। मगर इस समय जो घटनाएं हो रही हैं वो संविधान को लेकर इंडिया गठबंधन की चिंताओं को सही साबित करती हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव आयोग, जी हां, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कांग्रेस से कहा है कि वो संविधान और अग्निवीर जैसी योजनाओं पर बात न करे। इस नसीहत से जाहिर होता है दोस्तों कि बीजेपी को संविधान वाला मुद्दा कितना डरा रहा है। दूसरी तरफ आज कोलकाता यानी कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस तरह सर्टिफिकेट देने को असंवैधानिक बताया है, यानी कि 2010 के बाद से ओबीसी सर्टिफिकेट जितने भी दिए गए हैं वो असंवैधानिक है। ओबीसी लिस्ट के रद्द होने से करीब 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द होने वाले हैं। ममता बनर्जी ने इस फैसले पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा है कि, और साफ साफ कहा है कि मैं इसको मानने से इनकार करती हूं, और यह भी कहा है कि बीजेपी के शातिर लोग इस तरह एजेंसियों से अपने काम करवाते हैं। अदालत का यह फैसला दरअसल दोस्तों राहुल गांधी के उस आरोप की पुष्टि भी करता है कि मोदी राज में सरकारी नौकरियों से लेकर बड़े कारोबारियों और मीडिया तक में ओबीसी के लिए जगह कम होती है, और इसीलिए कांग्रेस ने भागीदारी न्याय की बात की है और जनता इस बात को समझ भी रही है। इसी से बीजेपी के सामने हार का खतरा बढ़ता जा रहा है। और अब मंगलसूत्र और भैंस के बाद मोदी जनता को डरा रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले आपके घर के नल की टोटी भी खोलकर ले जाएंगे। जी हां, आज नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर वार करने के लिए नल की टोटी को हथियार बनाया है। जरा सुन लीजिए नरेंद्र मोदी को। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई, ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे, और इसमें तो इनकी महारत है। क्या आपके घर के पानी की टोटी भी ये लेके जाएंगे, और इसमें तो इन्हें महारत है, कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव के
वक्त अब तक हुए जो आप जान रहे हैं कि 5 चरणों के अब तक जो मतदान हो गए हैं उसमें मोदी हर बार नए नए तीर अपने तरकश से निकाल रहे हैं, लेकिन उनके सारे तीर बेकार ही जा रहे हैं। एक भी निशाने पर तीर नहीं लग रहा, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन ने जनता से जुड़े मुद्दों को अपनी ढाल बनाया है और मोदी या बीजेपी के पास एक भी हथियार ऐसा नहीं है जो इस ढाल को तोड़ सके। इंडिया गठबंधन की इस मजबूती की वजह से अब तक के 5 चरणों में बीजेपी की हालत खराब रही और अब 6वें और 7वें चरण में उसकी स्थिति में किसी खास सुधार के आधार नहीं दिख रहे हैं। मोदी अब भी अपने 10 साल के शासन की बात को छोड़कर इंडिया गठबंधन क्या करेगा और क्या नहीं करेगा इसकी बात जनता के बीच कर रहे हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन जो है वो नरेंद्र मोदी पर लगातार वार कर रहा है। इधर इंडिया गठबंधन लोगों को बता रहा है कि वो किस तरह संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। आज प्रियंका गांधी झारखंड में थी और झारखंड में जब वो चुनाव प्रचार के लिए गई तो उन्होंने कल्पना सोरेन को अपनी छोटी बहन बताया और कहा कि कांग्रेस को वोट देकर हेमंत सोरेन की रिहाई का रास्ता खुलेगा। आप जानते हैं दोस्तों कि आज सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी वाली याचिका खारिज कर दी है। उसमें जमानत वाली याचिका कहें तो उनके बाहर आने की उम्मीदें फिलहाल कम हैं, क्योंकि उन्होंने भी अभी अंतरिम जमानत की डिमांड की थी। हालांकि उनकी गिरफ्तारी ही अवैध है, ये याचिका अभी खारिज नहीं हुई है। लेकिन इससे झारखंड समेत पूरे देश के आदिवासी वोटों पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि इसमें बीजेपी पर भी उंगलियां उठ रही हैं। क्या कहा है यहां पर प्रियंका गांधी ने इस भाषण में, जरा उन्हें सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। आपने बहुत मंचों पे सुना होगा कि तमाम नेता आते हैं, संविधान की बात करते हैं। कभी आपने सोचा होगा कि ठीक है, लेकिन इस संविधान का मेरे लिए क्या मतलब है, मेरे रोजमर्रा के जीवन में इस संविधान का क्या महत्व है। तो बात यह है कि यही संविधान आपको सारे अधिकार देता है। आपको वोट का अधिकार देता है, आवाज उठाने का अधिकार देता है, आंदोलन करने का अधिकार देता है, भोजन का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, आरक्षण का अधिकार देता है। आपको बचाकर रखता है और इस लोकतंत्र को बचाकर रखता है। कल अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो जब आपके लिए कोई संघर्ष या कोई संकट आपके जीवन में आता है, आप आवाज कैसे उठाओगे? जब आपको कुछ बदलाव चाहिए तो आप उस बदलाव को लाएंगे कैसे? तो यहां भी संविधान की बात हो रही है दोस्तों। आप देख रहे थे, संविधान आपको वोट का अधिकार, संविधान आंदोलन का अधिकार, संविधान आपको भोजन का अधिकार, संविधान आपको शिक्षा का अधिकार देता है, आरक्षण का अधिकार देता है। ये सारी बातें यहां पर प्रियंका गांधी करती हुई नजर आ रही हैं। संविधान में लोकतंत्र को बचाकर जो रखता, ये सारी बातें यहां पर प्रियंका गांधी, और बहुत महत्वपूर्ण बातें। लेकिन इन सबसे इतर आपने अभी सुना राहुल गांधी को भी, वो भी उधर संविधान बचाओ सम्मेलन में चंडीगढ़ में, वहां भी वो संविधान की बात कर रहे थे और कह रहे हैं कि संविधान और खासकर इस देश का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से जानता हूं। सिस्टम में कहां क्या कुछ होता है, क्या लूप होल है, वो सब कुछ मुझे पता है जब से मैं पैदा हुआ उससे लेकर के, क्योंकि सिस्टम के अंदर ही और उसी घराने में, उसी घर में पैदा हुआ हूं जहां से सिस्टम को चलाते हुए मैंने देखा है। और इसीलिए राहुल गांधी जब सिस्टम की बात होती है, संविधान की बात होती है या मीडिया की बात होती है, हर जगह अपनी बात खुलकर रखते हैं। आज राहुल गांधी मीडिया पर भी एक बार फिर से बहुत तेज उन्होंने बरसात कर दी है, ये कह सकते हैं। और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। नरेंद्र मोदी की जो छवि थी ना, जो रेप्यूटेशन था, जो इमेज थी, वो आज हिंदुस्तान में खत्म हो गई है, वो बची नहीं है। वो आजकल क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी जाते हैं इंटरव्यू देने, आपने देखा होगा, एक इंटरव्यू में उनके चमचे ने उनसे पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं,
आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? क्या मैं सबको गरीब बना दूं? नरेंद्र मोदी जी, पिछले 10 साल आपने 22 लोगों को अरबपति बनाया है। गरीबों को आपने कुछ नहीं दिया। आपने गरीबों को और गरीब बनाया है। तो इनके इंटरव्यू चल रहे हैं, 4 चमचे आते हैं, बैठ जाते हैं इनके साथ। कोई पूछेगा, नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? आपको कौन सा आम अच्छा लगता है? क्या आप काट के खाते हो, या आप चूस के खाते हो, या आप छील के खाते हो? फिर नरेंद्र मोदी कहेंगे, कोविड के समय नरेंद्र मोदी कहेंगे, भाइयों और बहनों ऐसे करो, कोविड से लाखों लोग मर रहे हैं, भाइयों और बहनों ऐसे करो, चलो चलो थाली बजाओ। उधर थाली बज रही है, दूसरे साइड चमचे कह रहे हैं, ओ देखो देखो प्रधानमंत्री ने क्या मजेदार बात बोली, थाली बजवा दी सबसे, गंगा में लाशें बह रही हैं। फिर कहते हैं, भाइयों और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। तो इनका जो रेप्यूटेशन था, इनकी जो छवि थी, ये खत्म हो गई है, ये बची नहीं है। गुब्बारा फट गया है, धड़ाक से गया। तो बड़े यहाँ पर बेहद कहें तो अग्रेसिव मोड में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी मीडिया पर वार करते हुए, नरेंद्र मोदी पर वार करते हुए और इस देश के संविधान को बचाने की शपथ लेते हुए साफ साफ दिखाई सुनाई पड़ रहे हैं। और एक अलग तरह का माहौल अब 5 चरणों के चुनाव के बाद आप देख रहे होंगे। 5 चरणों के बाद, 5 फेजेस के बाद, जहां कल केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ दावा कर दिया कि इंडिया गठबंधन 300 से पार जा रही है, तो दूसरी तरफ ये दावे हो रहे हैं खूब कि एनडीए या कहें तो बीजेपी जो है वो 200 से नीचे आ रही है। किसके दावे कैसे हैं और इन दावों के बीच जो दांव है, वो एक दांव ने कैसे पलट दिया है इस चुनाव को, वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उधर कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो ओबीसी को लेकर के जो फैसला सुनाया है, क्या उसका असर इधर उत्तर भारत पर भी पड़ेगा? क्या ओबीसी को लेकर राहुल गांधी जो बातें कहते आए हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाली जो बात करते आए हैं, ये इस पर भी कोई असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आरएसएस और बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं? ये सारी बातें यहां समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ अब 2 दिनों बाद 25 तारीख को, आज 22 तारीख है, 3 दिनों बाद 25 तारीख को दिल्ली समेत कई राज्यों में चुनाव हैं और उसके बाद आखिरी चुनाव 1 जून को है। चुनाव आखिरी पड़ाव पे, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग की जो सिफारिश है, सिफारिश न कहें डायरेक्टिव कहें, और ये डायरेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग साफ साफ कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी संविधान और अग्निवीर पर बात करने से बचे। चुनाव के दौरान संविधान पे बात न करे तो किस पर बात करे? भारत सरकार की योजनाओं पर बात न करे विपक्षी दल तो किस पे बात करें? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल 2024 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन रिगार्डिंग, वायलेशन जो है वो क्या क्या है, उसमें ये पूरी चिट्ठी 2 पन्ने की चिट्ठी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए लिखी गई है। पेज 1 से पेज 5 तक 5 पन्ने की चिट्ठी है और इस चिट्ठी में जो बातें हैं उसमें यही महत्वपूर्ण 2 बात, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं 5 हमारे साथी। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। सीधे आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, आपसे जरा समझूं डॉक्टर साहब कि ये संविधान का दांव क्या इतनी गहरी चोट है जिसे अब रोकने की कोशिश इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी हो रही है, ये माना जाए? निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, संविधान का मामला जनता तक इतने भीतर तक पहुंच गया है, गांव-गांव, कस्बों तक यह संदेश चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में आते हैं तीसरी बार तो वे संविधान को बदल देंगे। जिस संविधान ने उन्हें आरक्षण दिया है, बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, हर तरह की आजादी जिस संविधान ने दी है वो खतरे में है।
आप अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कह रहे थे, एमसीसी, असल में उसका कुछ दूसरा अर्थ है, वो मोदी कोड ऑफ कंडक्ट है। तो उसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग अपनी ड्यूटी अदा कर रहा है। कितने आश्चर्य की बात है कि चुनाव आयोग देश के सबसे बड़े विपक्षी दल से कह रहा है कि आप संविधान की बात न करें, और दूसरा मुद्दा वो लेकर आ रहा है अग्निवीर का। ये एक तरह से हांडी के दो चावल हैं जिन्हें आप हाथ लगाकर समझ सकते हैं कि चावल पक गए हैं। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि देश भर में ये दो मुद्दे बुरी तरह उनके खिलाफ जा रहे हैं। संविधान को खत्म करने की बात, दूसरा अग्निवीर योजना। वे ये भी जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा आबादी इस वक्त युवाओं की है। दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में है, और उस युवा आबादी में से बहुत बड़ा हिस्सा बेरोजगार है। अग्निवीर की योजना क्या है सबको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया है। राहुल गांधी लगातार ये बात कर रहे हैं, सारे देश के विपक्षी दल बात कर रहे हैं, मीडिया बात कर रहा है कि 4 साल में आदमी रिटायर होकर क्या करेगा, लौट कर आएगा तो क्या आरएसएस और बीजेपी के लिए वो सिविल मिलिशिया का काम करेगा। दुनिया में तमाम देशों में इस तरह के मिलिशिया बने हुए हैं। 4 साल की हथियारों की आधी अधूरी ट्रेनिंग लेकर बेरोजगार होकर अपने घर लौट जाएगा तो वो क्या करेगा। यानी चुनाव आयोग को सरकार की ओर से बताया गया कि भाई ये दो चीजें हमको संकट पैदा कर रही हैं, कांग्रेस से कहो कि इन पर बात करना बंद करे। अब ये कांग्रेस के ऊपर है कि कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन या उसके बाकी घटक दल जो हैं, वे उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना जैसे तेवर दिखाते हैं क्या। आपको याद होगा डॉक्टर साहब, कुछ दिनों पहले शिवसेना ने अपना थीम सॉन्ग जारी किया था, उसमें एक शब्द आ गया था हिंदुत्व और दूसरा शिवाजी महाराज का। तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि आप इनका भवानी, क्षमा कीजिए, भवानी शब्द आया, जी भवानी शब्द आया। तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि आप अपने थीम सॉन्ग में से ये 2 शब्द हटा लें। उद्धव ठाकरे ने, उनके मुखपत्र सामना ने साफ कह दिया कि हम ये शब्द नहीं हटाएंगे, आपको जो करा पड़े उसको कर लीजिए। अब यही स्थिति आ गई है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने बीजेपी के हाथ का औजार बनकर अपनी जो बेकदरी करा ली है, वो अभी इस मुकाम पर है कि छोटे छोटे दल से लेकर देश का सबसे बड़ा दल उसे अब आईना दिखाएगा। हो सकता है कांग्रेस के लोग कल कह दें तो हम कल फिर भाषण दें अग्निवीर पर। और आज ही राहुल गांधी ने संविधान पर इतनी लंबी बात कही है, प्रियंका गांधी भी बोल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, सारे विपक्षी नेता बोल रहे हैं। तो मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आज का निर्वाचन आयोग का ये पत्र बीजेपी और नरेंद्र मोदी की चुनाव में हार की आहट सुनने के लिए और सुनाने के लिए हम सब लोगों तक पहुंचा है। हम खुद सुन सकते हैं इस चिट्ठी की भाषा से, हम समझ सकते हैं कि मतदाताओं की जो मंशा है उसकी अनुगूंज मोदी जी के कानों में सुनाई दे रही है। तभी हालत यह है कि अब वे घर की नल की टोंटी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग निकाल ले जाएंगे, ऐसे स्तरहीन बयान दे रहे हैं। अब सचमुच देश को चिंता करनी चाहिए जी कि देश के प्रधानमंत्री अब इस स्तर पर उतर आए, यानी वे कितने हताश हैं, निराश हैं और मानसिक रूप से भी विचलित हैं। अब हम सब लोगों को उनकी चिंता करनी चाहिए। जी राजीव जी, हताशा, निराशा ये साफ झलक रही है, जो हम सब देख रहे हैं। और यहां से क्या जो इलेक्शन कमीशन का डायरेक्टिव और खासकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की बात जो कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लोग, और वो हिदायत दे रहे हैं कि आप अग्निवीर पर और संविधान पे बात मत कीजिए। ये चिट्ठी जो लिखी गई है, कांग्रेस अध्यक्ष के नाम से चिट्ठी लिखी गई है और ये हिदायत दी गई है, इसके क्या मायने हैं? क्या यहां से एक डर, एक भय पैदा हो गया है कि संविधान की बात गांव-गांव तक पहुंच चुकी है, या अब देर हो गई? ये बात कितना भी, अब अगर राहुल गांधी या कांग्रेस या विपक्ष के लोग अगर संविधान का जिक्र ना भी करें, तब भी क्या इस बात को अब जो जन जन तक बात पहुंच चुकी है, उसे क्या रोक पाएगी बीजेपी या रोक पाएगा चुनाव आयोग? एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि जो उधर कोलकाता में हुआ, यानी कि वेस्ट बंगाल में जो हुआ, और जिसमें ओबीसी के आरक्षण के मसले को कि 2010 के बाद से ओबीसी सर्टिफिकेट जितने भी दिए गए हैं उसको रद्द करने का आदेश हाईकोर्ट से हुआ है। उसी हाईकोर्ट में परसों एक जज साहब रिटायर होते हैं और कहते हैं अब मैं अपने
पुराने संस्थान में चला जाऊंगा। और वो जज साहब ये भी कहते हैं कि मैं आरएसएस के साथ जुड़ा रहा हूं और अब रिटायरमेंट के बाद फिर से आरएसएस में जुड़ने जा रहा हूं। एक हाई कोर्ट के जज साहब अपनी नौकरी छोड़ते हैं, उसी कलकत्ता हाई कोर्ट में नौकरी छोड़ते हैं, बीजेपी ज्वाइन करते हैं, जिसको अभी इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटे के लिए जुबान पे ताला लगाने के लिए बोला है। तो कैसे माना जाए कि कलकत्ता हाई कोर्ट में जो फैसला आया है वो फैसला किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इन सवालों के साथ साथ एक सवाल यह भी उठता है कि क्या उस फैसले का असर आने वाले समय में उत्तर भारत के उन राज्यों पर भी पड़ेगा जहां ओबीसी की संख्या ज्यादा है, लेकिन इसी ओबीसी की बात राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में खूब करते आए हैं, सामाजिक न्याय की बात करते आए हैं। क्या उस पर भी यह प्रभाव पड़ेगा? क्या आरक्षण को खत्म करने के मसले को आरएसएस या बीजेपी के लोग अब हाईकोर्ट के फैसले के तहत लेके जाने की कोशिश में हैं? यह दिखाई दे रहा है। बहुत गंभीर सवाल है और इस सवाल के तह में जाने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो आरक्षण का मामला, इसके साथ साथ संविधान, और जिस संविधान को बचाने की शपथ विपक्ष के दल ले रहे हैं, राहुल गांधी जिस संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं, किताब दिखा रहे हैं, उसके मायने समझने की जरूरत है। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। कैसे देखा जाए ये दो मामला, एक आरक्षण खत्म, दूसरा संविधान को बचाना है, कैसे देखा जाए? एक अग्निवीर भी, अनम्यूट कीजिए। अग्निवीर भी एक मामला है जी। और देखिए, पहली बात तो राजीव जी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक रिटन डॉक्यूमेंट है और ये पीनल कोड नहीं है, पहली बात। और चुनाव आयोग एक रेफरी का काम कर रहा है। रेफरी को ये कतई अख्तियार नहीं है कि जो प्लेयर है वो बॉल को कैसे लेकर जाए। उसको मोटे मोटे नियम, जब तक वो फाउल नहीं कर रहा है तब तक उसको मैच चलाना है। अब आप देखिए कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं कि टोटी आपके नल की खोल लेंगे। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता है और भारत के संविधान की रक्षा हम करेंगे, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। आप सोचिए इलेक्शन कमीशन को क्या हो गया है। एक प्रधानमंत्री ये कह रहा है राजीव जी कि वो 14% आबादी को कह रहा है घुसपैठिए हैं, ये बच्चा पैदा करने वाले लोग हैं, इनको सब मिल जाएगा। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। भारत के संविधान की रक्षा करने का वचन अगर कोई पार्टी दे रही है तो ये इलेक्शन कमीशन को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन दिख रहा है। बड़ी अफसोसनाक स्थिति है। दूसरी बात, जो कानूनी पहलू इसका, देखिए इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार बिल्कुल भी नहीं है कि वो देश की राजनीति को रेगुलेट करेगा कि राजनीति कैसे हो, मुद्दे कैसे आए, मैनिफेस्टो में क्या लिखा जाए क्या नहीं लिखा जाए। जहां तक वो कानून सम्मत है वो सब कुछ आएगा। अब जहां तक संविधान की बात है राजीव जी, संविधान की बात कांग्रेस ने या इंडिया गठबंधन ने नहीं उठाई थी। संविधान की बात बीजेपी ने उठाई थी। बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि हम 400 सीट इसलिए रहना चाहते हैं कि हम संविधान को बदलेंगे। तो अगर कांग्रेस ये कह रही है कि हम बीजेपी की मंशा पूरी नहीं होने देंगे, तो इसमें कोड का वायलेशन कहां से है? क्या विपक्ष पॉलिटिकल पार्टी को भारत के संविधान की रक्षा करने का अख्तियार नहीं चुनाव आयोग के मुताबिक? दूसरी जो बहुत अहम बात है, आर्टिकल 19(1)(a) विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार, ये राहुल गांधी के पास भी है, आपके पास भी है, हमारे पास भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास भी है। अगर नरेंद्र मोदी टोटी चोरी करने जैसे आरोप लगा सकते हैं, अगर नरेंद्र मोदी ये कह सकते हैं कि अगर आपकी भैंस है तो उसको कांग्रेस ले जाएगी, महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेगी, तो भारत के संविधान की रक्षा अगर कोई पार्टी कह रही कि हम करेंगे,
इलेक्शन कमीशन को सोचना पड़ेगा कि ये क्या कह रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को इस तरीके के डायरेक्टिव्स को नहीं मानना चाहिए जी। तो साफ तौर पे कह रहा हूं। और इसको अगर इलेक्शन कमीशन इनको बाध्य करे तो उनको इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन बीजेपी की भाषा क्यों बोल रहा है ये मैं बताता हूं आपको। अग्निवीर भारत की सेनाओं के ऑपरेशंस पे कमेंट नहीं है। अग्निवीर एक सरकार की फौज के लिए रिक्रूटमेंट योजना है, जो सत्ताधारी दल या विपक्षी दल जो कल सत्ता में आएगा उसके लिए ये वादा है, क्योंकि करोड़ों लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। अग्निवीर का मामला इलेक्शन कमीशन अब क्यों उठाया है? चुनाव अब होना है हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। यहां से बड़ी संख्या में लोग सेनाओं में जाते भर्ती के लिए, उनके बीच में यह बड़ा मुद्दा है। चुनाव आयोग इसलिए बीजेपी की मदद करना चाहता है कि कांग्रेस इन राज्यों में अग्निवीर का मुद्दा ना उठाए, हिमाचल में ना उठाए, हरियाणा में ना उठाए, पंजाब में ना उठाए। जी। उस पंजाब और हरियाणा में जहां बीजेपी के लोग चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे, जनता उनको खदेड़ रही है। पूर्व गृह मंत्री खुद आके कह चुके हैं किसानों पर हमने आंसू गैस चलवाए थे। स्थिति बहुत खराब है। उनको कवर फायर या उनको कवर करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक संवैधानिक संस्था इस तरीके काम कर रही है, जो संवैधानिक संस्था अपना संविधान का जो मैंडेट है उसको नहीं पूरा कर पा रही है। कोई जवाब नहीं दे पा रही कि 1 करोड़ वोट कैसे बढ़ गए। कोई जवाब नहीं दे पा रही है कि कंस्टिट्यूंसी में 80,000 85,000 वोट 24 घंटे में कैसे बढ़ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? जी। रायबरेली में फॉर्म 17C नहीं दिया गया, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। तीनों इलेक्शन कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। क्या ये नरेंद्र मोदी के रास्ते पर चल रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पत्रकारों का सवालों के जवाब दें इन सारे मुद्दों पर। बचना किस बात से? आप पारदर्शी तरीके से काम करें। तो मुझे लगता है कि ये संवैधानिक बड़ा डिस्प्यूटेड जो इनका डायरेक्टिव है वो बहुत विवादित है, और वो संवैधानिक मैंडेट की आवेदना है। आर्टिकल 19(1)A की आवेदना है कि वो बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा रहा है। इलेक्शन कमीशन चुनाव को कंडक्ट कर सकता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट राजीव जी केवल पॉलिटिकल पार्टीज पर नहीं लागू होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन पर भी लागू होता है। बिल्कुल। तो इलेक्शन कमीशन को इस तरीके के डायरेक्टिव से बचना चाहिए, और साफ साफ दिखाई दे रहा है, बहुत विजिबल है कि आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मदद करना चाहते हैं। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो संविधान, अग्निवीर और आरक्षण, ये 3 मामला अचानक आमने सामने क्यों है ये देखना होगा। आरक्षण उधर खत्म करने की बात तो होती रही, और आरक्षण के एक पहलू को, एक ओबीसी वाले मामले को वहां कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज निरस्त कर दिया है। उस फैसले को जो 2010 में लिया गया था, उस फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट ने वेस्ट बंगाल के लिए निरस्त किया है, लेकिन उसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा, ये तय मानिए। दूसरी तरफ संविधान और अग्निवीर का जिक्र न करे कांग्रेस पार्टी, इससे बचे। वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता का वायलेशन है, ये कहना है इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का। आखिर क्यों? क्या जो बात अभी कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी कि अब 5वां और 6वां फेज उन राज्यों में है जहां अग्निवीर का मसला सामने आएगा। और आज संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी वहां चंडीगढ़ में, और उनकी बातें आपने सुन ली, जिसमें वो साफ साफ मीडिया की बात भी कर रहे थे, और 2-4 चमचे मीडिया वाले जो हैं वो कैसे सवाल पूछते हैं ये भी राहुल गांधी वहां कह रहे थे। चूंकि वो शब्द चमचा वर्ड राहुल गांधी खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हीं से उधार लिया हुआ ये शब्द मैं उन्हीं के शब्द को यहां दोहरा रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं।
लेकिन बात यहां पर साफ साफ है। प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधे आपके पास आना चाहता हूं। क्या अब ये लड़ाई, जो चुनाव की लड़ाई है, वो अब संविधान पे आ गई है या पहले से आई हुई है? और क्या यहाँ संविधान पे आई हुई लड़ाई में अब अग्निवीर भी है? आखिर आज अचानक अग्निवीर और संविधान को लेकर चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी? और क्या यही एक दांव है जहां से इस चुनाव को हम पलटते हुए शुरुआत से ही देख रहे हैं? देखिए राजीव जी, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जो ये सवाल उठा रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, बल्कि और पहले से, और जमीन पर हजारों दलितों के संगठन, आदिवासियों के संगठन, पिछड़ों के संगठन ये मुनादी कर रहे हैं कि भारत का संविधान, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान खतरे में है। और आज चुनाव आयोग ने यह बता दिया है कि वास्तव में संविधान खतरे में है, क्योंकि चुनाव आयोग संवैधानिक तरीके से नहीं काम कर रहा है। ये उसके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता है कि वो ये निर्देश जारी करे कि साहब आपको संविधान पर नहीं बोलना है, अग्निवीर पर नहीं बोलना। तो हुजूर ये बता दीजिए कि बोलना काहे पे है, ये भी निर्देश आप जाहिर कर दीजिए कि राहुल गांधी केवल इस पर बात करेंगे, नरेंद्र मोदी से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक और छुटभइये वो तमाम अनंत कुमार हेगड़े जैसे लोग जब भारत के संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, तो ये चुनाव आयोग कान में क्या रुई डाल करके बैठा हुआ था क्या? ये भी चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही हो रहा था। लल्लू सिंह क्या बोल रहे थे, अरुण गोविल क्या बोल रहे थे, असल में तो वो था कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कि आप भारत को, संविधान को बदलने की बात कैसे कह सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो खतरा था वो खतरा बहुत ज्यादा है। इतना तो मैंने भी महसूस नहीं किया था। जहां सरेआम चुनाव आयोग, और मैं डीबी लाइव से अपने आप को अलग करके ये बात कह रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी का पिट्ठू बन गया। जब तक इनको इसी भाषा में जवाब नहीं दिया, शायद भूल गए हैं कि ये देश जितना ऐसे वर्चस्वशालियों का है, उतना ही करोड़ों उन दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, महिलाओं का भी है जिनकी रक्षा ये संविधान करता है। इसलिए सब जो भी निर्वाचन आयोग के कमिश्नर हैं, उनको ये कान खोल करके सुन लेना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं डीबी लाइव से अलग हट करके ये व्यक्तिगत बात कर रहा हूं कि अगर वो ये सोचते हैं कि संविधान के साथ वो खिलवाड़ करेंगे, तो शायद उनकी ये गलतफहमी है। क्योंकि इस देश का किसान हो, नौजवान हो, जो भी संविधान के जरिए संरक्षित है, वो इनका जवाब देना जानता है। और आप मजबूर मत करिए उसको। बेहतर ये होगा, जो राजनीतिक दलों की लोकतंत्र की एक प्रक्रिया बनी है, ये लोगों को जो अवसर मिलता है 5 साल में सरकार के काम के आधार पर वोट करने का, उसको नकारने का, ये उससे मत छीनिए। चर्चा विमर्श ये जरूरी है, लेकिन असल में जो कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे, आप धर्म के प्रतीकों के आधार पर बात नहीं करेंगे। लेकिन मोदी जी कब से कर रहे हैं, शुरू से लेकर के और अब तक। ये जो टोटी की बात आज की है मोदी जी ने, वो मुझे सीधे अखिलेश यादव से जुड़ती हुई लगती है कि अखिलेश यादव टोटी चोर हैं। और ये जो तमाम वर्चस्वशाली लोग हैं, जिन्हें आज भी वो संविधान पर भरोसा नहीं है, जिन्होंने उस संविधान को आज तक स्वीकार नहीं किया। आरएसएस ने तो उस समय लिखा था कि हमको ये स्वीकार नहीं है क्योंकि मनुस्मृति के आधार पर नहीं है। तो चुनाव आयोग ये भी तय करते साहब कि मनुस्मृति के आधार पर चलेगा निर्देश, और चुनाव नहीं होगा। हम जैसा चाहेंगे, हमारे हुजूर जैसा चाहेंगे, वैसा फैसला होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की यह बात ज्यादा पुख्ता साबित हो रही है कि वास्तव में संविधान बेहद और बेहद खतरे में है। चुनाव की प्रक्रिया को आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप हाईजैक करना चाहते हैं? क्या आप पहले ही इतने सवाल उठ रहे थे चुनाव आयोग पर, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि मुंह पे काले पोत करके आ गए हैं चुनाव आयोग के तमाम कमिश्नर, जिस तरह की बात करते हैं, और उनको शर्म नहीं आ रही है। इस देश के लोगों को निहायत आप बेवकूफ समझेंगे तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं, और इसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। और राहुल गांधी में वो
हिम्मत है, भले ही उनका सीना 56 इंच का ना हो, लेकिन ये वो हिम्मत है कि वो व्यक्ति इसके लिए खड़ा होगा, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के अधिकारों के लिए और संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी का। मैं तो पहले भी देख चुका हूं कि सामाजिक न्याय के नाम पर आप आयोजन नहीं कर सकते। ये भी साहब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। ये कब से सामाजिक न्याय वायलेशन हो गया? और अब संविधान की बात भी नहीं कर सकते, काहे की बात करें हो? ये तो बता देना आप कि हमारे भाषण में केवल पाकिस्तान आएगा, हिंदू आएगा, मुसलमान आएगा, कब्रिस्तान आएगा, यही आएगा क्या? या आप इस लोकतंत्र का गला घोंटना चाहते हैं? मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी चुनौती है और उन लोगों के लिए यह चेतावनी है जो इस संविधान के जरिए इस देश को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व में विश्वास करते हैं। और करोड़ों लोग इस देश के बहुसंख्यक आबादी इसमें विश्वास करती है, तमाम धर्म और जातियों से परे होकर के। लेकिन वो मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें आज भी ये संविधान स्वीकार नहीं है। वो दरअसल अपनी उंगली के जरिए इस देश को नचाना चाहते हैं, लेकिन ये देश इनकार करता है। और इसलिए जो शिवसेना ने किया था वही राहुल गांधी को भी करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के साथ उनके पीछे करोड़ों लोगों का हुजूम है, उनका विश्वास है। और मैं ये समझता हूं कि न तो राहुल गांधी उस विश्वास को तोड़ेंगे और न लोगों का विश्वास किसी भी तरीके से कम होगा। और इससे राहुल गांधी और ज्यादा मजबूती के साथ सामने आएंगे। और जाहिर तौर पर ये बदहवासी है, ये वो डर है जो 4 जून को दिखाई पड़ रहा है, जो नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं, ये उसके वजह से हो रहा है। लेकिन ये नादान इतने हैं इस युग में जहां इतना सारा टेलीकॉम है, ये तमाम वीडियो पहले से ही लोगों तक पहुंच चुके हैं। संविधान की बात राहुल गांधी जहां कर रहे थे, वो 10-20 वीडियो के जरिए ये बातें जमीन तक पहुंच गई हैं और लोग उस बात को महसूस कर रहे हैं। तो ये इस बात को नहीं समझ रहे कि बातें तो पहुंच चुकी हैं, लेकिन आप दरअसल ये ऐलान करके, ये निर्देश जारी करके अपने आप को सीधे तौर पर एक्सपोज कर रहे हैं कि हम बायस्ड हैं, हम उस इक्वल प्लेटफॉर्म पर चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बहुत बड़े प्रश्न के घेरे में है और उसकी ही स्वतंत्रता की राहुल गांधी को बोलना चाहिए कि हम चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए भी खड़े हैं, क्योंकि इस तरह के लोग जब आएंगे तो वो संस्था ही अपने आप में प्रश्नांकित होती। लेकिन देश का मिजाज बदला हुआ है, देश का मर्म संविधान के साथ है और लोग संविधान बदलने वालों के, ऐलान करने वालों को ही बदलने के मूड में है। इसीलिए दक्षिण में तो पहले ही साफ हो चुके हैं, जो समझ रहे थे कि हम उत्तर भारत में कोई करिश्मा करेंगे, यहां करिश्मा चल नहीं पाया, हिंदू मुसलमान भी नहीं चल पाया। इस देश के लोग कितने सहिष्णु हैं, कितने बौद्धिक हैं, कितने इस देश के हित को समझते हैं, अपने हित को समझते हैं कि आज कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। लोग वास्तव में जो जिसको लोकतंत्र कहते हैं कितना उनके भीतर गया है और वो उस डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने प्रयत्न के जरिए। और बाबा साहब अंबेडकर, नेहरू, गांधी, भगत सिंह, उनकी जो कुर्बानियां थी, उनका जो संघर्ष था और संविधान सभा में जो पूरा एक बौद्धिक तबका था, जिसको भी मोदी जी ने कहा था कि वहां सनातन वाले लोग, बात सही है, लेकिन आपकी तरह के सनातन वाले नहीं थे। उनकी मान्यता वो सब सनातन वाली थी, लेकिन वो वर्चस्वशाली नहीं थे आपकी तरह का कि मुट्ठी भर लोग इस देश को चलाएंगे, ये उनकी मानसिकता नहीं थी। और इसीलिए उस पूरे संविधान सभा ने सबको बराबर का हक दिया, वोटिंग राइट। उन देशों में भी जो पश्चिम के देश हैं, जहां से लोग कहते हैं आधुनिकता आई है, जहां से ये लोकतंत्र संवैधानिक प्रक्रिया आई है, उन देशों में भी महिलाओं को मताधिकार कई दशकों के बाद मिला। लेकिन ये भारत की संविधान सभा थी जिसने सबको इक्वली राजनीतिक रूप से समान किया। और इसके आगे के जो चैलेंजेस थे, जिसको डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं
कि 26 जनवरी 1950 को हम राजनीतिक रूप से एक होने जा रहे हैं। किसी पूंजीपति से लेकर के किसान तक का, गरीब से लेकर के अमीर तक का एक ही मत होगा, एक ही मूल्य होगा, लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक असमानता है उसे हमें खत्म करना होगा। मोदी जी ने क्या किया है? अंग्रेजों से ज्यादा विषमता इस समय, तो ये तमाम चैलेंजेस है, इस पर काम करना चाहिए था मोदी जी को, लेकिन बजाय इसके आप तो संविधान बदलने वालों को अपने साथ खड़ा करके और चुनाव मैदान में जा रहे थे। और इस तरह से निर्वाचन आयोग अगर कर रहा है तो मुझे लगता है कि ये समूची प्रक्रिया पर सवाल है और लोकतंत्र को और संविधान को सच में जो खतरा है वो खतरा अब और ज्यादा व्यापी दिखाई पड़ रहा है। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो और ज्यादा विश्वास मजबूत हुआ है लोगों का भी, और हम लोग भी देख रहे हैं। जी राजीव जी बिल्कुल, राहुल गांधी की बात और उन पे जो उनकी बातों पर भरोसा, विश्वास जो है वो और भी बढ़ा है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। और इस चुनाव में कहीं ना कहीं जो चुनाव पलटा है उसमें राहुल गांधी की यात्रा और उसमें सामाजिक न्याय की बात, ये भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से लोगों के सामने रखी गई और लोगों ने इसे अच्छे ढंग से लिया भी है। लेकिन इसके साथ साथ क्या ये जो एक दांव है संविधान वाला, उस दांव ने बदल दिया है, पलट दिया है इस चुनाव को? समझने की कोशिश करते हैं। सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी, जरा समझूं आपसे कि कैसे ये दांव, और दांव कहें या असल में ये एक ऐसा मुद्दा जो जन जन तक पहुंचना भी चाहिए था, क्योंकि अगर बीजेपी के लोग सामने आके कहें कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है, आरक्षण खत्म करने की बात भी होती रही, और इन सब के बीच जब अग्निवीर और संविधान के नाम पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की बात अगर चीफ इलेक्शन कमीशन करे तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण माना जा सकता है। लेकिन इस पर और जब पांचवें के बाद छठवां और सातवां फेज है और उसमें अग्निवीर का मामला सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या इसलिए अग्निवीर को भी रोकने की कोशिश हो रही है? इस शब्द के इस्तेमाल पर भी कहीं ना कहीं बैन की बात आ रही है। कैसे देखा जाए इसको, और क्या ये दोनों शब्द आने वाले चुनाव को प्रभावित करते हुए नजर आते हैं? ये ऐसा नहीं कि आने वाले चुनाव को, यह दोनों मसला इस चुनाव की शुरुआत से ही लोगों के बीच में है और लोगों के बीच में यह बहुत बड़े विमर्श के रूप में है। आज निर्वाचन आयोग ने अग्निवीर को लेकर के यह कांग्रेस पार्टी को कहा कि आप इसकी चर्चा मत कीजिए। वह लोग जो इस अग्निवीर के विरोध में सम्मेलन कर चुके हैं विभिन्न राज्यों में, उनका क्या होगा? इसके खिलाफ तो लोग खड़े रहे हैं। तमाम राज्यों में युवाओं ने इसके खिलाफ जुलूस निकाले हैं, प्रदर्शन किए हैं। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम अगर सत्ता में इंडिया दल समूह आएगा तब इसको खारिज कर देंगे जी। अगर आप अपने चुनावी विमर्श में सरकार के नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं की आलोचना नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? तो क्या अग्निवीर सरकार की एक योजना है, उसकी विपक्ष आलोचना कर रहा है, तो इसको गैर कानूनी या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ कैसे कहा जा सकता है? इसका तो यह कि आप आलोचना, सरकार की कोई आलोचना ही मत कीजिए। और अगर आप सरकार की आलोचना नहीं करेंगे तो फिर चुनाव किस बात का? तो फिर एक तरफा चुनाव कराइए आप। अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह सरकार सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, अपने मन तो लगा नहीं रही है। क्या निर्वाचन आयोग ने उन भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की जिन्होंने ये कहा कि हमको इतनी सीटें इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है? और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, भारतीय जनता पार्टी संगठन ने भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, अगर उनमें से कोई एक चुनाव में मैदान में है, उनके खिलाफ भी निर्वाचन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो कांग्रेस से कैसे कर सकती है? कांग्रेस तो उन बातों पे प्रतिक्रिया दे रही है जो भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ दल ने जिन चीजों को उठाया है। यह तो कहीं से भी आदर्श आचार संहिता को लागू करने का प्रयास नहीं दिखता जी। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान बचाना है, तो भाई बीजेपी ने कहा है कि संविधान हमको बदलना है। बीजेपी कहा ही नहीं है। इसके पहले अगर आप चले जाइए, पिछले एनडीए सरकार ने संविधान पुनरीक्षण की समिति बनाई थी। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना, ये तो तथ्य है सबके सामने। इन चीजों से आप कैसे इनकार कर सकते हैं? और अगर जो कोई भी राजनीतिक दल उसे असहमत होगा, अपनी बात कहेगा। या अगर
विपक्ष यह कह रहा है तो इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। अगर कोई बात है तो अब किस नियमों के तहत आप कर रहे हैं? 5 पन्ने की चिट्ठी आप जारी कर देंगे तो हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आज विपक्ष अग्निवीर का नाम न ले, यह कहे कि अग्निवीर को लेकर के निर्वाचन आयोग ने हमको चिट्ठी लिखी है, यह तो चिट्ठी कोई गोपनीय चिट्ठी तो है नहीं, सार्वजनिक चिट्ठी है वो कि आप अग्निवीर को लेकर के हमको निर्वाचन आयोग ने कहा कि हम इसकी चर्चा आपसे न करें। हम इसकी चर्चा तो आपसे नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप उस योजना के बारे में जानते हैं जी। तो बात कहने से कैसे रोक सकते हैं आप? सवाल इस बात का सवाल यह है कि अगर आप विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों के ऊपर ही आपत्ति करेंगे तो ये तो फिर लेवल प्लेइंग ग्राउंड तो हुआ नहीं। एक तो एक तरफा चुनाव कराना चाहते हैं आप, और यह ऐसा नहीं है कि यह आज अगर सरकार अगर इसको रोकने का ही प्रयास करेंगे आप तो ऐसा नहीं कि यह केवल विपक्ष के बीच में यह मुद्दा उठा हुआ है, यह लोगों के बीच में है। आप याद कीजिए कि हरियाणा में इस अग्निवीर योजना को लेकर कितना विरोध प्रदर्शन हुए थे, हिमाचल में कितना प्रदर्शन हुआ था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना लोग खिलाफ इसके उतरे, उत्तराखंड में लोग इसके खिलाफ कितने उतरे, राजस्थान में कितना विरोध हुआ, पूरा का पूरा राजस्थान का चुनाव खत्म हो गया, उसमें मुद्दा उठा, उसका क्या करेंगे आप? और अगर यह मुद्दा इतना ही आपत्तिजनक था तो चुनाव की शुरुआत में क्यों नहीं कहा गया? आज क्यों कहा जा रहा है? जी। गोया कि चुनाव से कोई राजनीतिक दल प्रभावित हो रहा है इस मुद्दे को उठाने से, और इस मुद्दे पे आप चर्चा नहीं होने देना चाहते, तो सत्तारूढ़ दल के लिहाज से तो निर्वाचन आयोग के निर्देश नहीं जारी होने चाहिए, और कोई उसको मानेगा? निर्वाचन आयोग को अधिकार है कि ठीक है अपनी बात कहे वो, और एक संवैधानिक संस्था होने के नाते हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका पालन करें, लेकिन कुछ भी निर्देश दे सकते हैं आप। अगर अग्निवीर योजना सरकार ने चलाई तो उसके समर्थन और उसके विरोध में बोलने का अधिकार देश के नागरिकों को है, देश के राजनीतिक दलों को है। उस चर्चा को आप रोक नहीं सकते। यह बताता है कि ये पूरे के पूरे मुद्दे से सत्तारूढ़ दल के ऊपर बिछेंगे, इसे सत्तारूढ़ दल को नुकसान है। निर्वाचन आयोग के ऊपर जो सवाल पैदा किए जा रहे हैं, निर्वाचन आयोग उसका जवाब तो देता नहीं है। लोग निर्वाचन आयोग के ऊपर तमाम तरह के सवाल पैदा कर रहे हैं, उसका जवाब देता नहीं। वो अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। ये मुझे लगता है इस नोटिस से लोगों के बीच में कोई अच्छा संदेश नहीं जाएगा, और इससे विपक्ष के ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ना है। अब जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट का जो आदेश आया हुआ है, मुख्यमंत्री ने रिएक्ट कर दिया कि गलत निर्णय है और हम इसको नहीं मानते, हम इसका विरोध करेंगे। नहीं, हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट के आदेश का हम पालन करते हैं, अब सम्मान भी करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़े कि आलोचना से परे है। और वहां की सरकार कर रही है कि हम इसको चुनौती देंगे। इसका निश्चित रूप से इसका समाधान भी कानूनी ही है, और इस तरह के निर्णयों से आप आम लोगों का न तो कानून सम्मत आप इसको बता सकते हैं। ये उसी तरह का निर्णय है जैसे कि मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा था मैत्री समुदाय को आरक्षण देने की बात, और जिस तरह के जन आक्रोश लोगों के सामने आए थे। कुछ भी अगर आप एक कालखंड के प्रमाण पत्रों को आप खारिज कर रहे हैं जो 14 साल पहले जारी किए गए या 14 साल से जारी किए जा रहे हैं, ये किस बिना पर? मैं उस आदेश को पढ़ा नहीं हूं, लेकिन जो बात कही जा रही है, जो ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई वो बताता है कि वो कितना, और उन्होंने जो सम्मानित न्यायमूर्ति उनके बारे में भी कुछ कहा है वहां के मुख्यमंत्री ने। दरअसल अब न्यायालय का आदेश है, इस पर हमको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये निश्चित कम से कम जो प्रथम दृष्टया लगता है कि इससे न तो इसमें जनहित है और न ही उन कानूनों का पालन है जिन कानूनों के लिए राज्य सरकार को आदेश है, राज्य सरकार का अधिकार है, राज्य सरकार इस आदेश से सहमत नहीं है, चुनौती देगी उसको। लेकिन मेरा प्रमाण है कि इस निर्णय से आम आदमी पर एक विपरीत असर पड़ेगा, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय को लेकर कुछ नहीं बोल रही है जी, वह यह भी नहीं कर रही कि निर्णय सही है गलत है, उसकी प्रतिक्रिया न आना भी इसका राजनीतिक नुकसान उसको होगा। दरअसल कांग्रेस ने संविधान के मुद्दे को उठा करके पूरे चुनाव को पलट दिया है। आज ये हो गया है कि राम का मुद्दा चलेगा कि संविधान का मुद्दा चलेगा। जो लोग राम के मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं वो आगे उनको जनता स्वीकार करेगी, या जो संविधान के मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं उनको जनता स्वीकार करेगी।
किसके साथ जनता खड़ी होगी, सवाल ही पैदा हो गया। और निश्चित रूप से जब आप राजनीतिक बात करते हैं, आध्यात्मिक रूप में अगर आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से राम के प्रति सबका समर्पण है, कोई राम का विद्रोही नहीं हो सकता। जो भी सनातनी है उनके बारे में सबकी भक्ति है, आस्था है। लेकिन जब राजनीतिक मुद्दे आएंगे, राजनीतिक विमर्श आएगा, तो स्वाभाविक है कि संविधान ही केंद्र में होगा, उसी पर लोग बात करेंगे। और जब संविधान केंद्र में होगा तो लोगों को मिलने वाले जो अधिकार हैं, जो सुरक्षाएं हैं, जो जिस तरह के सहूलियतें दी गई हैं, उसके प्रति लोगों के मन में सम्मान होगा। दरअसल है क्या कि चावल पकाने के लिए जो हांडी रखी गई थी आग में, वह आग की आंच से वो चटक गई और पूरा का पूरा पानी जो बह गया और आग को उसने बुझा दिया। तो चावल पकने के बाद तो छोड़ दीजिए यार, पूरी वो आग बुझ गई है जिस आग के माध्यम से उस चावल को पकाने का प्रयास किया जा रहा था। बेचैनी इसकी है जी। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बेचैनी क्या चीज़ की है ये समझना होगा। और साथ साथ संविधान बचाने की बात वो पहले चरण से ही इसकी चर्चा शुरू हो गई थी और अब पांचवा फेज पांचवा फेज खत्म हो चुका है, छठवां और सातवां। उसके साथ साथ अग्निवीर और संविधान की चर्चा न करे, बात न करे विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस पार्टी, इसकी हिदायत दी गई है उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। लेकिन क्या अब ये चुनाव जबकि आखिरी पड़ाव पे है, 2 फेज बचे हुए हैं, क्या ये सब मायने अब रखता है? अब यहां से क्या चुनाव को पीछे ले जाया जा सकता है? और यहां से क्या, जब एक तरफ आप उत्तर भारत में देखिए तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों में, हिमाचल, इन राज्यों में चुनाव है, तो दूसरी तरफ आप उधर जाइए तो पूर्वांचल में यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार और बंगाल में और झारखंड में चुनाव है। और ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला चुनाव, और यहीं से सबसे ज्यादा अग्निवीर के जो बच्चे हैं वो भी निकलते हैं, जो अब अग्निवीर से त्रस्त हैं। और कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला भी इन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। और इन सब के बीच वो 5 किलो अनाज वाला मामला भी आता है, खासकर पूर्वांचल, जहां पर अब 5 नहीं बल्कि 10 किलो की बात कांग्रेस ने कही है। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। इन तमाम मसलों को अगर रखा जाए तो 5 फेजेस के बाद आगे 2 फेज, और इन दोनों में क्या ये सब प्रभावी दिखाई दे रहा है प्रभावशाली ढंग से अब विपक्ष? क्योंकि राहुल गांधी जैसे जैसे आप चुनाव दर चुनाव फेजेस बाय फेजेस देखिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते नजर आ रहे हैं। अब मीडिया को सीधा मीडिया पे हमला कर रहे हैं, 4-5 चमचों की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, कैसे खाते हैं इसकी बात भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने भी अब अपनी गाड़ी को पहले, दूसरे, तीसरे पे नहीं बल्कि आज की तारीख में जो VS6 है 6वें नंबर गियर पे ले जाकर के चला रहे हैं, यह दिखाई दे रहा है। और नरेंद्र मोदी लगातार वार कर रहे हैं, अब टोटी चोर तक आ गए हैं नरेंद्र मोदी। तो देखिए इन दोनों की तुलना यहां जरूरत है करना, और यहां से इस चुनाव की अगर हम समीक्षा कर रहे हैं तो वो बहुत आसान हो जाएगा। जरा आपके शब्द। राजू जी देखिए, इलेक्शन कमिश्नर ने जो कहा है कि आप इन दो बातों की चर्चा नहीं कर सकते, संविधान की बात और दूसरा अग्निवीर की बात। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत ने कांग्रेस का न्याय पत्र पढ़ लिया, लेकिन शायद हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने उसको पढ़ा तक नहीं है। उस न्याय पत्र की शुरुआत इसी बात से होती है कि यह जो चुनाव है यह लोकतंत्र बचाने और लोकतंत्र पर आक्रमण करने वालों के बीच में है। ये कौन सी नई बात जो है इसको पहली बार कह रहे हैं, इस बात को तो शुरू से कह रहे हैं। आगे अगर उसके पन्नों पे जाइए न्याय पत्र की, तो उन्होंने ये भी लिखा है कांग्रेस ने कि अग्निपथ योजना है, इसको बंद कर दिया जाएगा, साफ साफ कह दिया गया है। तो आप अपने न्याय पत्र की बातों को ही तो आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे सभाएं हो, इसमें कोई नई बात नहीं कही गई है। इलेक्शन कमिश्नर अगर ऐसा कह रहा है, चुनाव आयोग ने अगर ऐसी नोटिस जारी की है, तो इसका मतलब है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। इस बात को आप समझ लीजिए, लेकिन यह काफी देर हो चुकी है। अब इस प्रकार की बात अगर इलेक्शन कमीशन कहता है तो इसका और विपरीत असर जाएगा, क्योंकि देखिए कल से ही आप कांग्रेस जो है ये बात उठाना शुरू कर देगी कि भाई देखिए हम संविधान को बचाना चाहते हैं, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इस पर कोई बात न की जाए। ये तो पिछले और जो न्याय पत्र जारी हुआ है राजीव जी, ये 5 अप्रैल को हुआ है जहां तक मेरा ख्याल है। तो आज अगर 1.5 महीने के बाद ये बात कही जा रही तो उसका क्या अर्थ होगा, और वो भी 5 चरण निकल चुके हैं। अब तो अगर इनकी बात को मान के उनका सम्मान रखते हुए अगर इसकी चर्चा कम कर भी दी जाए तो अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगभग पूरा चुनाव निकल चुका है
अब जो थोड़ी सी जो सीटें बची है 125 के आसपास, उस तक मैसेज पहुंच चुका है। अभी पिछले कुछ दिनों से एक बहुत अच्छा वीडियो वायरल हो रहा है, खेत में काम करने वाली एक महिला का वीडियो है वो, और वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बारे में बता रही है। वो बता रही है कि जो जितना शिक्षा प्राप्त करेगा, बाबा साहब अम्बेडकर को कोट कर रही, वो संविधान के बारे में बात कर रही है। वो महिला का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, नीली साड़ी पहनी हुई खेतों में काम करने वाली सामान्य किस्म की महिला है, ग्रामीण महिला। वो बता रही है कि संविधान को जो पढ़ेगा वो उतना ही सरकार से सवाल पूछ सकेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा पर्कुलेट हो चुका है। संविधान का महत्व मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 75 वर्षों में जो महत्व संविधान को आज दिया जा रहा है, उतना पहले कभी भी नहीं दिया गया था। लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं था कि यह इतनी पवित्र किताब है कि हम सबका जो जीवन है उसके साथ बंधा हुआ है। ये शायद भारतीयों को पहली बार पता चल रहा है। लोगों को तो लगता था संविधान मतलब केवल एक पॉलिटिकल साइंस का विषय है, लेकिन ये भला हो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के एमए के विद्यार्थियों का, जिन्होंने इस बात को लोगों को समझाया है कि संविधान आपको जानना कितना जरूरी है। आज लोगों को उसके सारी की सारी चीजों का पता चल रहा है। ये पता चल रहा है कि आपको समानता का अधिकार कहाँ से मिला, ये पता चल रहा है कि स्वतंत्रता और बंधुत्व के शब्द कहाँ से आए हैं। अब लोग इसको पढ़ रहे हैं। दूसरा, देखिए किस प्रकार से लोग चिढ़े हुए हैं। राहुल गांधी या कोई भी जो है जो संविधान की प्रति दिखा रहे हैं, राजीव जी, इसको कम्युनिस्ट का जो संविधान है, कम्युनिस्ट पार्टी का, उसके साथ जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए कम्युनिस्ट पार्टी का कितना प्रभाव है कांग्रेस पर, ये लाल जिल्द वाला जो संविधान है वो दिखा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि जो इसका जो संक्षिप्त जो संस्करण है, गुप्ता संस्करण है संविधान का, वो इसी रूप में प्रकाशित हो रहा है। संविधान का प्रकाशन जो है कई तरह से किया गया है, कई जिल्द के साथ किया गया है, लेकिन इसको जोड़ा जा रहा है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। इसका मतलब ये है कि आप इस कदर बौखलाए हुए हैं कि आप अपने ही देश की सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ भी उसका भी विरोध करने से आप बाज नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही, काफी गला खराब हो रहा है उनका, हमारे प्रधानमंत्री जी का। मैं वाकई बहुत चिंतित हूं उनकी बात को लेकर, क्योंकि अगले 8, 10, 15 दिन जो बचे हुए हैं उनका गला साफ रहना बहुत आवश्यक है, वरना हमको ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनने को नहीं मिलेंगी। आप उस भाषण को सुनिए, उनका गला बड़ा खराब है, जिसके उन्होंने कहा कि कांग्रेस आएगी तो पानी और बिजली इसको आपका घर की काट दी जाएगी। शायद उन्हें भी इस देश के इतिहास का, जो विकास का जो इतिहास है, उसकी जानकारी नहीं है। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना जब लाए नेहरू जी, तो उसमें जो है लगभग 35-36 करोड़ का वो बजट था पहला वाला। उसका राजीव जी 27% केवल ऊर्जा और पानी पर खर्च किया गया था। हीराकुंड बांध और भाखड़ा नंगल बांध बनाए गए, और भाखड़ा नंगल पहला वो ऐसा एक प्रोजेक्ट था जो 1500 मेगावाट की बिजली पैदा करता था, और एशिया में सबसे बड़ा बिजली घर जो था वो भारत में बना था, और जो केवल स्वतंत्रता के 10 सालों के अंदर अंदर उसमें बना दिया गया था। तो आप उस पार्टी से ये उम्मीद कर रहे हैं और लोगों के बीच ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो आपके घर का पानी और बिजली ले जाएगी। मतलब आप देखिए कि उस समय लगभग 39-40 करोड़ की भारत की जनसंख्या थी, और पिछले उस समय करीब 50 सालों में जनसंख्या के अलावा भारत में कुछ भी नहीं बढ़ा था, न पानी न बिजली, कुछ नहीं था। नेहरू जी पहली बार उन चीजों को लेके आए, उसके बाद अनेक बांध बने, बहुत सारे बिजली घर बने, और आज जो है हम इस मामले में सेल्फ सफिशिएंट एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन आप लोगों को जब ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो बिजली और पानी आपके घर की काट ले जाएगी, तो आप शायद लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं। लोगों ने भारत का पिछला 55 साल 60 साल देखा है, वो जानते हैं कि किस प्रकार से पहले बिजली कटौती हुआ करती थी, किस प्रकार लोगों के पास पानी नहीं हुआ करता था, साफ पानी पीने का अभाव था। बड़े बड़े जमींदारों और लोगों के घर में जो कुएं होते थे, तालाब होते थे, उसमें सामान्य जनता वहां तक जा नहीं सकती थी, गंदा पानी पी के लोगों को रहना पड़ता था। और यही कारण था कि प्रेमचंद जैसे व्यक्ति को ठाकुर का कुआं जैसी एक कहानी लिखनी पड़ी थी। तो आप अगर ये नहीं जानते तो इसका मतलब है कि आप इस देश की जमीनी हकीकत से कटे हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी जान लें कि आप हवाई जहाज में उड़ने वाले प्रधानमंत्री हैं, आप जमीन से कटे हुए हैं, लेकिन इस देश की जनता कटी हुई नहीं है। वो जमीनी हकीकतों से वाकिफ है और वो जानती है कि इस देश में सारी सुविधाएं कौन लेके आया है। तो आपकी इन चीजों का कहे से केवल ये पता चलता है कि आपने लड़ाई को कितने बचकाने स्तर पर लिया है। और ये भी अच्छी बात है कि भारत की जो भाषा है वो हिंदी है, अंग्रेजी नहीं है। तो आप वरना आप सोचिए कि दुनिया भर में अगर इन चीजों की रिपोर्टिंग होती
अंग्रेजी में, तो दुनिया भर में किस प्रकार का मैसेज जाता कि हमारे प्रधानमंत्री किस लेवल पर जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। वो विपक्षी दल पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप आएंगे तो बिजली और पानी काट देंगे। दुनिया में कौन सी राजनीतिक दल है जो बिजली पानी काट के अगला चुनाव जीत सकते हैं राजीव जी? अगर इतनी भी समझ प्रधानमंत्री जी को नहीं है तो आश्चर्य भी होता है और दुख भी होता है। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि संविधान के ऊपर ईसी ने, इलेक्शन कमीशन ने अगर कह दिया है कि आप संविधान की बात नहीं कर सकते और अग्निवीर की बात नहीं कर सकते, तो उन्होंने सरकार का ही नुकसान कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। ये बात शायद बीजेपी को बाद में समझ में आए, तब शायद इस कंडीशन को रिलेक्ट किया जाएगा। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जबकि आखिरी पड़ाव है चुनाव का और वैसे में अब किसकी बनने वाली है सरकार, इसकी चर्चा, कहाँ पे लड्डू बनाए जा रहे हैं, लड्डू का ऑर्डर दिया जा रहा है, इसकी चर्चा अब ये सब होना चाहिए। लेकिन अभी उससे पहले कुछ रोक टोक की चर्चा हो रही है, उसमें भी अग्निवीर जैसा मामला और उसमें भी संविधान जैसे मामले की बात। इलेक्शन कमीशन लगातार चर्चा में बना हुआ है। 24 तारीख को इलेक्शन कमीशन को 24 तारीख तक का समय दिया गया है और वो भी जो 3 फेजेज में जो आंकड़े बढ़े हैं, वोट का प्रतिशत बढ़ा है, उसको लेकर एडीआर ने एक याचिका दाखिल की है। उस याचिका पर 24 तारीख तक अपनी बात रखने के लिए और स्पष्टीकरण मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये सब कुछ देखा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अब कल का जो चुनाव हुआ है उसमें ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है, 1-8% का फर्क है। क्या ये वो लगाम है जो पहले और जो चर्चा है उसके कारण है? और फॉर्म 17C की बात, 17E की बात, 17A की बात, ये सारी चीज़ें तो आ ही रही हैं, इन सब पे भी काम बहुत चल रहा है। लेकिन अब चुनाव किस दिशा में जा रहा है और जो कौन सा दांव यहाँ पर फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है, इन सब की हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि अभी दो फेज बाकी है और पहले से वो पक्ष भी खुश न हो जाए जो सत्ता पर काबिज है और वो पक्ष भी न खुश हो जाए जो सत्ता पाना चाहता है, क्योंकि अभी 2 फेज में बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए आना चाहता हूं पहले अमलेंदु जी, जल्दी से आपके पास, उम्मीद है आवाज आपकी हम तक आएगी। अमलेंदु जी, कैसे देखते हैं अब 6वें 7वें फेज को? राजीव जी, 6वां और 7वां फेज जो है ये संविधान की तरफ ही जा रहा है और मजे की बात यह है कि चुनाव आयोग भी संविधान बचाने के लिए कूद पड़ा है। अब संविधान बचाने के लिए कूद पड़ा है या कह रहा है कि संविधान को खतरा चुनाव आयोग से ही हो गया है, ये भी देखने वाली चीज होगी। क्योंकि संविधान का नाम लेने से अगर बचा जाए, ये गाइडलाइन जो जारी कर रहा है, दिशा निर्देश चुनाव आयोग जारी कर रहा है, इसका मतलब कि वो संवैधानिक संस्था होते हुए संविधान के ऊपर जो खतरे हैं उनसे बिल्कुल जो है बेफिक्र है, निश्चिंत है, ये समझा जा सकता है। या फिर चुनाव आयोग जो संविधान के लिए खतरा बन गया है, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। अब ये चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त है वो जाने कि वो संविधान के लिए खतरा बन गए हैं या संविधान के ऊपर जो खतरा है उससे वो बेखबर है। ये दोनों में उनको तय करना है, ये हमको तय नहीं करना राजी, क्योंकि ये संदेश जा रहा है। इसके बाद ये संदेश यही जा रहा है कुल मिलाकर के। लेकिन अब ये संविधान का मसला पीछे छूटने वाला नहीं है, संविधान का मसला लगातार आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चोटी पे आ गई है, तो संविधान में भी क्या चोटी लगाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये देखना होगा राजीव जी। अगर प्रधानमंत्री इस स्तर पर उतर आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि संविधान को वाकई में खतरा है, ये चोटी भी खोल के ले जाएंगे। और प्रधानमंत्री जो कुछ कहते हैं राजीव जी, उसके पीछे कुछ ना कुछ बात छिपी होती है। जैसे पहले उन्होंने कहा था भैंस खोल के ले जाएंगे, तो भैंस खोल के ले जाने के पीछे जो उनका मकसद है वो साफ तौर पर, क्योंकि भैंस खोलने के इंतजाम यही सरकार कर रही थी। आपको याद होगा कि जब काले कृषि कानून लाए गए थे उस समय आरसेप नाम का एक समझौते में दस्तखत होने थे, और वो आरसेप का समझौता यह था कि दूध जो है वो बाहर से आना था, नीदरलैंड से आना था, ऑस्ट्रेलिया से आना था, उस पर समझौता होना था और वो किसानों के जबरदस्त विरोध के बाद उस पर दस्तखत करने से रोका गया। प्लानिंग ये थी कि किसानों से कहा जाएगा कि आप पशुधन केवल एक रख सकते हैं और एक से ज्यादा अगर आपके पास है तो उसको आपको सरकार के पास जमा कराना पड़ेगा। और ये धंधा जो है इसमें अडानी अंबानी कूद जाएंगे और फिर जिस तरीके से अमेरिका में बड़ी बड़ी डेयरियां हुआ करती है उस तरीके से अडानी अंबानी की डेयरियां होंगी। तो इसी तरीके से था। अब जो ये कहा गया राजीव जी की टोटी खोल के ले जाएंगे, इसके पीछे आप समझिए पानी के ऊपर किसका कब्जा हो, यानी प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर किसका कब्जा हो, लड़ाई इस बात की है। जिस तरीके से गुजरात में कोका कोला को पानी बेचा गया है राजीव जी, और ये खबरें आती रही है कि आनंद का इलाका जो है वो सूख रहा है और वहां जो फैक्ट्रियां हैं उनको पानी की कोई कमी नहीं है, इस तरह की खबरें लगातार आती रही है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या अब पानी का जो कारोबार है जो बढ़ता जा रहा है, तो जो प्राकृतिक संसाधन है उसके ऊपर किस तरीके से कब्जा किया जाना है, क्या प्रधानमंत्री की इसके पीछे ये मंशा है।
अब ये उनकी मंशा जो भी हो, लेकिन मैं इसमें इस खतरे को भाप रहा हूं। ये खतरा केवल ये हमला इंडिया गठबंधन के ऊपर नहीं है, ये देश के सामने आने वाली चुनौती है, उसकी तरफ एक तरह इशारा हो सकता है कि अगर तीसरा प्रधानमंत्री आए तो अभी तक तो साहब कृषि कानूनों की बात हो रही थी, अब ये भैंसे छीनने की बात भी होगी और पानी के ऊपर कब्जे की बात भी होगी। इस तरह की चीजें हो सकती है। दूसरी बात राजनीति, जो पश्चिम बंगाल का मामला आया है, आपको याद होगा कि मणिपुर जो जलना शुरू हुआ वो मणिपुर भी इसी तरीके के वहां के हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद जलना शुरू हुआ था कि किसी जाति को जो है या किसी समुदाय को एसटी में शामिल करने के लिए आदेश दे दिया गया। इसी तरीके का ये जो आदेश जिस तरीके से आया है और जिस तरीके से आपने बताया कि वो जज साहब जो कहते हैं कि वो 37 साल जो है वो संघ के सदस्य थे और फिर वही लौट के चले जाएंगे। एक जज साहब जो है वो कुर्सी में बैठे हुए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरे संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हूं, और वो इस्तीफा देकर के फिर वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी लड़ते हैं। तो इस तरीके की चीजें क्या न्यायपालिका के अंदर जो लोग घुस गए हैं राजीव जी, क्या जो चीजें भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं कर पाती है तो संस्थाओं में घुसे हुए अपने स्लीपर सेल से करवाना चाहती है? इसको जरा देखने की आवश्यकता होगी। बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं कि ये देखने की ज़रूरत है। ज़रा दोनों आगे के दोनों फेज़ और उसमें उसके मुद्दों और क्या कुछ हो सकता है उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा इस अगले पड़ाव में। जल्दी समय अब कम है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा शॉर्ट अपनी बातों को रखिएगा। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपसे ज़रा समझूँ, 6वां और 7वां फेज़, क्या ये संविधान अग्निवीर इन सब के इर्द गिर्द देखते हैं? क्योंकि मुद्दे इतनी तेजी से बदल रहे हैं, हालांकि सत्ता पक्ष मुद्दों को बार बार बदल रहा है, लेकिन विपक्ष जो है वो पकड़े हुए है, उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द है, जिसमें न्याय की, सामाजिक न्याय की बात है, जिसमें संविधान की बात है, जिसमें अग्निवीर की बात है, आरक्षण की बात, इन तमाम मुद्दे हैं। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं कि उससे भटकते हुए विपक्ष नहीं दिखाई देता है। क्या लगता है कि 5 फेज जैसे हुए उसी ढंग से 6वां और 7वां फेज हम देखने वाले हैं? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी ठीक है। हेलो जी आ रही है। जी राजीव जी, देखिए, चुनाव आयोग ने मोदी सरकार के शूटर के रूप में अपनी जो भूमिका अदा की है, खासतौर से इस चिट्ठी के साथ, वो भी बूमरैंग करेगा। अभी 6वें और 7वें चरण में पर्याप्त सीटें हैं। लोगों तक इस चिट्ठी के बाद ये संदेश चला जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान और अग्निवीर को लेकर कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया है उससे विचलित है। डॉक्टर पाचपोर अभी कह रहे थे, उसमें इतना ही जोड़ना चाहता हूं कि कांग्रेस के अपने न्याय पत्र में, घोषणा पत्र में ये दोनों चीजें शुरू से शामिल हैं। बाकायदा उद्घोषणा कांग्रेस ने कर रखी है और जैसा कि सभी साथी कह चुके हैं, इन पर बात करना कहीं से भी आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं है। अब कांग्रेस को तो यह करना चाहिए राजीव जी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को याद करें और निर्वाचन आयोग के इस आदेश को, इस निर्देश को, इस खर्रे को, इस चिट्ठे को ससम्मान दिल्ली में कहीं चांदनी चौक पर खड़े होकर विसर्जित कर दें या अग्नि को समर्पित कर दें और कहें हम आज फिर अग्निवीर की बात करेंगे। देखें चुनाव आयोग कैसे रोक सकता है। आज के भाषणों की 1-2 चीजों को जोड़कर डॉक्टर पाचपोर ने भी उसका उल्लेख किया है, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। प्रधानमंत्री ने 2-3 चीजें कही। एक तो उन्होंने कहा मैं गांव-गांव बिजली पहुंचा रहा हूं। मैं एक पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूं, जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, उसके बाद इंग्लैंड गए थे राजीव जी। वहां उन्होंने ये कहा था कि मेरे आने से पहले भारत के लाखों गांव में बिजली नहीं थी और मैंने विद्युतीकरण कर दिया है। जबकि सच्चाई ये है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंग्लैंड में ये सब कह रहे थे, या मई 2014 में जब वे प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले इस देश में 97% गांवों तक बिजली पहुंच चुकी थी। वे कह रहे हैं मैं घर घर पानी पहुंचा रहा हूं, गांव गांव पानी पहुंचा रहा हूं। ग्वालियर चंबल अंचल की चंबल जैसे इलाकों से लेकर राजस्थान के बिल्कुल सूखाग्रस्त रेगिस्तान तक नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले पानी पहुंच चुका था। दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में बन चुकी थी। अब बस मैं एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। आपने 6वें 7वें चरण की बात कही है। मुझे ऐसा लगता है कि 6वें 7वें चरण से पहले, 6वें चरण का मतदान अब कल उसका प्रचार खत्म हो जाएगा,
हो सकता है अगले चरण से पहले, 7वें चरण से पहले प्रधानमंत्री ये कहें कि दिशा मैदान जाते समय अपना लोटा कसकर पकड़ के रखिए, वरना सपा और कांग्रेस के लोग लोटा उठाकर भाग जाएंगे। अब यही गुंजाइश और बाकी बची है। दिशा मैदान हमारे दर्शक जानते होंगे। हमारे प्रधानमंत्री का इस स्तर तक उतर आना, मैं फिर कहूंगा, चिंता की बात है, चिंता का विषय है, और उनके चुनाव में हारने के संकेत हैं कि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं। आज वे फिर अपने इस बयान के बाद और चुनाव आयोग के जरिए चिट्ठी दिलवाकर कांग्रेस के ट्रैप में फिर फंस गए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच मैं ब्रेकिंग खबर देख रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यानी चुनाव आयोग ने अपना उनसे जो फॉर्म 17 को लेकर के जो मांगा गया था जवाब, वो हलफनामा पेश कर दिया है। और उसमें साफ साफ कहा है चुनाव आयोग ने कि फॉर्म 17C जो ओरिजिनल है वो स्ट्रांग रूम में रखा हुआ है, तो वो हम आपको दे नहीं सकते, और अपनी वेबसाइट पर उसको अपलोड करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश बनेगी, इसलिए उसको हम वेबसाइट पे भी अपलोड नहीं कर सकते हैं। ये बताया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। ये छोटा सा अभी बहुत, उसमें हलफनामे में बहुत सारी बातें होंगी। ये पॉइंट नंबर 36 में पढ़ के बता रहा हूं, चूंकि वही अभी अवेलेबल है, लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, क्योंकि 36वां पढ़ रहा हूं तो ऐसे बहुत सारे होंगे। यानी चुनाव आयोग ने साफ साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया है कि फॉर्म 17C हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड नहीं कर सकते, दे नहीं सकते हैं। अब इस पे और चर्चा होगी, लेकिन एक फॉर्म 17C को लेकर के लगातार चर्चा चलेगी। प्रशांत टंडन जी क्या कुछ कहेंगे इस पे जरा, चूंकि ये अभी अभी ब्रेकिंग खबर है और इसलिए इसको समझना जरूरी है। और साफ साफ यहां चुनाव आयोग मना कर रहा है कि हम अपलोड नहीं कर सकते वेबसाइट पे, और स्ट्रांग रूम में ये जमा है। और इसमें और भी अगर आप इस चीज को, इस खबर को देख चुके होंगे तो जरूर और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जरा बताइए। देखिए राजीव जी, ये कह रहे हैं चुनाव आयोग कि अगर वो वेबसाइट में डालेंगे तो इसकी कोई फोटोशॉप कर लेगा उसकी इमेज की, गलत पब्लिक डेटा जो है वो हो जाएगा। अरे भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब कुछ अपनी वेबसाइट में डालता है, स्टॉक मार्केट लाइव चलता है और सब कुछ वेबसाइट में उनके जाता है। भारत सरकार के तमाम सारे आंकड़े अलग अलग मंत्रालयों के वो भी वेबसाइट में जाते हैं, तो वो तो छेड़छाड़ नहीं हो रही है, हो रही तो उसका इस्तेमाल, उसका इंतजाम होता है। आपके पास इतना बड़ा इस बात को लेकर आप जनता को जानने के अधिकार से ही वंचित कर दे, ये तो कोई बहुत ही बचकाना बहाना है जी। ये तो फिर सारे ही लोग पब्लिश करना बंद कर दें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन की जानकारी देना बंद कर दे, क्योंकि वो पब्लिक में जाएगा और कोई ना कोई उसको फोटोशॉप कर देगा। ये तो कोई बहुत ही अजीब सी ये दलील है चुनाव आयोग की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दी है। देखते सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है। दूसरी बात कि देखिए, चुनाव के स्टेक होल्डर जनता भी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पे। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता को जानने का अधिकार है कि किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया और क्यों दिया। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जनता को जानने का अधिकार नहीं कि वोट कितने पड़े, इससे बड़ी अजीब सी बात है कि क्या ये केवल पॉलिटिकल पार्टी और उनके एजेंट का ही अधिकार है? क्या ऐसा संविधान में कोई बताया गया है कि ये यही होगा? दूसरी बात राजीव जी, जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो फैसला है जी कि 2011 के बाद के जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट निरस्त कर दिए, उन्होंने रद्द कर दिए। यानी उन सर्टिफिकेट के आधार पर जिन हजारों लाखों लोगों को नौकरियां मिली होंगी, 5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से ज्यादा है सर्टिफिकेट, 5 लाख से ज्यादा, उसमें से हजारों लाखों लोगों को, लाख से ऊपर लोगों को सरकारी नौकरियां हो सकता मिली हो। उन सरकारी नौकरियों पर सवाल खड़ा हो गया कि वो रहेंगी कि जाएंगी।
आरक्षण के आधार पर ओबीसी की जो आगे की नियुक्तियां हैं वो प्रभावित होंगी। अब सवाल उठता है राजीव जी कि क्या मोदी सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी? इसी से उनकी नीयत का पता चल जाएगा कि उनकी सामाजिक न्याय के प्रति उनकी नीयत क्या है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो दिख जाएगा, नहीं जाते तो दिख जाएगा। दूसरी बात कि राहुल, जो बंगाल में मैं टिकता हूं अभी, कि बंगाल से जो खबरें आ रही हैं वो बीजेपी के लिए परेशानी वाली है। ये नई परेशानी पैदा हो गई है वहां पे। और दूसरा जो संदेश खाली का पूरा मामला था वो पूरा पंक्चर हो चुका है, उसमें कुछ बचा नहीं है। तो जो उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी बंगाल में सीटें रिटेन कर लेगी या नुकसान कम होगा, मेरे अंदाज से बंगाल में ज्यादा नुकसान अब होगा बीजेपी को संदेश खाली की वजह से। और दूसरा कि जो मीडिया पे राहुल गांधी कर रहे हैं बहुत बड़ा मूव है। और इसी मीडिया पे देखिए, जिसको कहते हैं ना कि वो किसी की जान जो है वो तोते में है, तो ये तोता मीडिया ही है। और उस तोते की गर्दन राहुल गांधी उमेट रहे हैं। तो जिसकी जान इस तोते में है वो घुटन महसूस कर रहा है राजीव जी। जी बिल्कुल 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 कर रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो हलफनामा है वो भी चौंकाने वाला हलफनामा है। कह रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में 17C है और लेकिन उसको हम वेबसाइट पे इसलिए नहीं अपलोड कर सकते क्योंकि उसकी फोटोशॉप फोटोकॉपी कोई कर सकता है, उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, उसके साथ छेड़छाड़ हो सकता है। ये समझ से परे है क्योंकि वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियाँ रहती हैं और उसके साथ कैसे छेड़छाड़ कोई कर सकता है ये, और क्यों नहीं यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। जल्दी से आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, फिर सुनील शुक्ला जी के पास क्लोजिंग के लिए। प्रोफेसर रविकांत जी, पांचवां छठवां फेज बहुत इंपॉर्टेंट, और जब ये उत्तर की तरफ जा रहा है, लखनऊ से उधर थोड़ा आपसे दूर जाता हुआ, लेकिन क्या ये चुनाव जो है जैसे जैसे पूरब की तरफ जाएगा, ये चुनाव क्या और विपक्ष के ग्रिप में नजर आएगा? राजीव जी, मेरे से दूर नहीं जा रहा है, मोदी जी से दूर जा रहा है। पूर्वांचल में जैसे जैसे चुनाव ये जा रहा है, मोदी जी के पकड़ से बाहर हो गया है। बनारस में खैर कोई चैलेंज उस तरह का नहीं होगा, लेकिन पूर्वांचल की सभी सीटों पर छठा फेज में तो मुझे लगता है कि एकाध सीट भी ऐसी नहीं है जहां पे बीजेपी को कोई बढ़त दिखाई पड़ रही। उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा सरप्राइज देने वाला है 4 तारीख के नतीजे में। और अगर ईवीएम में कोई खेल हो रहा हो, 1 करोड़ वोट पड़ गया तो खैर मैंने कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो जमीन कह रही है, जो लोगों की तकलीफ है, जो लोगों के बदलने की भाव है, उससे ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। मैं तो पिछले 15-20 दिन से बराबर ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को 50 सीटें करीब मिलने जा रही हैं। वो सीधे तौर पर बढ़त, और मार्जिन बहुत बड़ा है। इस बार के इलेक्शन में आप देखिएगा, जैसे 2014 के इलेक्शन में बहुत बड़ा मार्जिन था बीजेपी के चुने हुए सांसदों का, लगभग उसी तरह का मार्जिन आप देखिएगा इंडिया अलायंस के चुने हुए सांसदों का, जो जमीन कह रही है मेरे हिसाब से। तो पूर्वांचल में तो कोई स्थिति नहीं है। बुंदेलखंड जैसा क्षेत्र जहां 4 सीटें थी और 10 साल से बीजेपी का एक तरह से गढ़ बना हुआ था, वहां पे एक किस्म का सुपड़ा साफ दिखाई पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो उत्तर प्रदेश में तो कुछ भी उनके हाथ नहीं आ रहा है। उसके ढेर सारे फैक्टर हैं, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा फैक्टर जिसपे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है संविधान के बदलने के खतरे की वो जो आशंका है, उसकी वजह से, चूंकि ये कांशीराम साहब की जमीन है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जो भी कमजोर तबका है, उसके जेहन में ये चीज है। डॉक्टर अंबेडकर के विचार और वो चेतना, और इधर आप देखिएगा संविधान को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के
जो चेतना है, जो भाव है, वो हर घर में आपको मौजूद मिलेगा। उस वजह से, और महंगाई बेरोजगारी तो है ही, वजह से ये बहुत तेजी से राहुल गांधी को कामयाबी मिली है। बल्कि मैंने तो चुनाव के पहले ये महसूस नहीं किया था कि राहुल गांधी इतनी लोकप्रियता हो सकती है। हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि वो उनकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन आज आप देखिएगा इन वंचित तबकों में राहुल गांधी आश्चर्यजनक तरीके से लोकप्रिय हुए हैं। हर नौजवान के, हर यहां तक कि आप देखिएगा कि बुजुर्गों में भी पहली बार मैं देख रहा हूं, जबकि जो दलितों का बुजुर्ग तबका है वो खास करके अभी भी थोड़ा सा बासपाई नजर आता है, या वो कांशीराम की बात करेगा, लेकिन राहुल गांधी की बात कर रहा है। खड़गे जी को लेकर के भी एक उसके मन में है कि हो सकता है कि इस बार देश को दलित प्रधानमंत्री मिले। ये तमाम बातें ऐसी हैं, और सबसे ज्यादा आशंका और चिंता जो है वो संविधान को लेकर के ही है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये चुनाव बदलाव का चुनाव बन गया है, और इसमें बढ़ चढ़ करके भूमिका अदा कर रहे हैं लोग, जा रहे हैं। और बीजेपी का जो वोटर है वो पैसिव मोड में है। एक तो मोदी जी ने कह दिया 400 सीटें हम जीत रहे हैं, तो वो घर बैठ गया है कि भैया मोदी जी जीत ही रहे हैं। दूसरा, बीजेपी के भीतर के जो अंतर्विरोध हैं वो भी अब सामने आ गए। राजपूत उत्तर प्रदेश का बहुत ज्यादा जगहों पर वो पैसिव मुद्रा में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश में तो राजीव जी, मैं अपने उसी अंक पर कायम हूं कि यहाँ पर 50 सीटें करीब करीब इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। 50 सीटें बहुत होता है। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी भी दहाई के आंकड़े को पार कर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अखिलेश यादव अपने पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। 35 सीटें मिली थी 2004 में। संभावना ये है कि उस रिकॉर्ड को वो ब्रेक करेंगे और दहाई अंक में कांग्रेस पार्टी पहुंचने जा रही है। सुनील शुक्ला जी, क्या कुछ कहेंगे आप? एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी, और इनके साथ साथ जरा आपसे भी समझना चाहूंगा पूर्वी उत्तर प्रदेश और थोड़ा बिहार का, बंगाल का जिक्र जल्दी से। एक तो जो आपने निर्वाचन आयोग के हलफनामे की बात कही है जी, क्या 1952 से लेकर के और आज तक स्ट्रांग रूम का ताला खुला नहीं है मतगणना के पहले? क्या न्यायालयी आदेश पर, चाहे निर्वाचन आयोग के आदेश पर स्ट्रांग रूम को खोल करके उसकी जांच पड़ताल नहीं की गई है? क्या पहली बार होने जा रहा है? दूसरी चीज कि जो वो जिस सर्टिफिकेट की बात हम लोग कर रहे हैं या सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है, वह सर्टिफिकेट तो आप कोई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिया जाता है। बड़ा सवाल यह है कि उनको दिया गया कि नहीं दिया गया, और नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया? और न्यायालय कर आप सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाइए, उनके एजेंट्स को। और अब तो ऐसा है नहीं ना कि पोलिंग बूथ वाइज आपको एजेंट बुलाना है। पूरे जिले भर का या पूरे संसदीय क्षेत्र का ईवीएम एक जगह रखा हुआ है, वहां उनके प्रतिनिधियों को बुलाइए, उनके सामने ताला खोलिए, ताला खोल करके डॉक्यूमेंट निकाल के दे दीजिए उनको। और दूसरी चीज कि अगर आप इसकी बात करते हैं कि उसको फोटोशॉप किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सबकी एफिडेविट्स आपको सार्वजनिक करना पड़ता है। सबके जो संपत्ति संबंधी और अपराध संबंधी अगर कोई एफिडेविट, शपथ पत्र है, उसको आपको पब्लिक करना पड़ता है। तो गोया कि भी नहीं पब्लिक होना चाहिए। ये भी, इसका भी मिसयूज हो सकता है। जो व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति बताता है, तब तो आपने पूरी संपत्ति सबके सामने कर दी। किस पारदर्शिता की आप बात करते हैं? तो ये वही तर्क है जैसे कि सर्वोच्च स्टेट बैंक कर रहा था कि हम 3 महीने के बाद आपको जानकारी दे पाएंगे, और 3 दिन के भीतर उन्होंने दे दिया। ये इसी तरह की ये बात है। ये कोई तर्क संगत बात नहीं हो सकती। अब बात आपने कही कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा यह है कि जिन क्षेत्रों में 6वें और 7वें चरण में चुनाव होने जा रहा है, उनमें 12 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे या तो भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है विधानसभा चुनाव के दौरान, या 1 या 2 सीटें मिली। और यह चुनाव हुए कोई ऐसा नहीं कि 6 साल पहले हुआ था, 2022 में मुश्किल से 1.5 साल पहले हुआ था। जी। ये उसके बाद दूसरा जो तथ्य है कि विधानसभा चुनाव के बाद जो पंचायतों के चुनाव हुए, उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत गिरा है।
समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने अपना जन समर्थन बढ़ाया है। तो क्या इन दोनों चुनाव परिणाम के जो मत प्रतिशत है या जो चुनाव परिणाम है उसमें कोई राजनीतिक संदेश नहीं छिपा है? क्या जिस तरह की सभाएं हो रही हैं इंडिया दल समूह की और जिस तरीके से बड़ी तादाद में लोग जनमानस उसमें शामिल हो रहा है उसका कोई राजनीतिक संदेश नहीं है? जिन इलाकों में बिहार में चुनाव होने जा रहा है उन इलाकों में भी राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा के चुनाव में अपनी मजबूत राजनीतिक उपस्थिति दर्ज की है। वहां पे कई ऐसे इलाके हैं जहां जो भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड कब्जे में थी उसके पहले वाले चुनाव। अब का चुनाव एक तरफा चुनाव नहीं है। वो चुनाव वो स्थिति नहीं है जिसमें कि पुलवामा बालाकोट के पृष्ठभूमि में हो रहा चुनाव नहीं है, एक राजनीतिक माहौल में हो रहा चुनाव है। तो वो स्थिति नहीं आने वाली। बंगाल की स्थिति, बंगाल में तो अब जितने चुनाव होने जाए, जिस चरण में चुनाव हो रहे हैं उसमें टीएमसी की जबरदस्त उपस्थिति है। भी कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां टीएमसी बैक फुट पे हो। सवाल केवल यह है कि अगर आप जनता से जुड़े हुए सवालों के प्रति मौन साध लेंगे तो आपको जन समर्थन नहीं मिलने वाला। जनता सवाल कुछ कर रही है, जवाब आप कुछ दे रहे हैं। ये तो अन्य 6वां और 7वां चरण जहां भारतीय जनता पार्टी को 2019 में जबरदस्त सफलताएं मिली थी, इसमें कोई दो राय नहीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक आध सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी को जहां नुकसान हुआ था। एक आजमगढ़ उसमें शामिल है और अम्बेडकर नगर शामिल है। बाकी और गाजीपुर कह सकते हैं, आप कह सकते हैं 7वें चरण का। ज्यादातर सीटें बीजेपी जीती थी। वो स्थिति नहीं रह गई है पूर्व उत्तर प्रदेश की। अगर आप बात करें जनता की जो विषय है संविधान का सवाल, ये बहुत नीचे तक लोगों के बीच में है जी। और इसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी खुल के भी नहीं कर रही है कि हम आरक्षण के प्रति हमारा जो हमारी नीति एकदम साफ है। तो ये अगर कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण क्या है, क्या वो अभी उस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी, नहीं देगी। बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार ने कहा कि हम उसको चुनौती देंगे, हमको यह अस्वीकार्य है। तो इंडिया दल समूह ममता बनर्जी के रूप में तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम इस निर्णय के साथ नहीं हैं और हम इसको चुनौती देंगे। बीजेपी तो कुछ नहीं बोल रही इस पर। अगर आप पिछड़े लोगों के समर्थन की बात करेंगे और उनके मुद्दे पर उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो क्या संभव है ये कि लोग आपके साथ खड़े हो जाएं? और दलितों की स्थिति वही है। दलित समुदाय में सिविल सोसाइटी जबरदस्त तरीके से बीजेपी के खिलाफ है, जो 2019 के चुनाव में उनके साथ थी। हम स्वीकार कर सकते हैं कि 2019, 2014, 2017, 2022 में भी बड़े पैमाने पर दलित समुदाय ने बीजेपी को वोट दिया था, कम से कम उत्तर प्रदेश में। लोगों को लगता था कि एक नया भारत बनेगा, लेकिन सबको निराशा हाथ लगी। तो आने वाला जो 6वें और 7वें चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से यह 2019 की उपलब्धियां हासिल कर पाना बहुत मुश्किल है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं। और इससे एक परिस्थिति साफ निर्मित होती है और दिखाई भी दे रही है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव, जिसमें 5 फेजेज हो गए और इसके बाद 6वां और 7वां फेज, और उससे पहले संविधान की बात हो, इलेक्शन कमीशन का हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म 17C की बात हो, और जो आंकड़े बढ़ते हुए दिखाए जा रहे हैं या देखे जा रहे हैं, जिस पर शंका हो रही है, लोगों को एक भ्रम की स्थिति लोगों में, मतदाताओं में जो पैदा हुई है, उसकी बात हो, और उस सब के साथ साथ जीत के दावे की बात हो, इन सब को अगर एक साथ समेटने की कोशिश करें तो विपक्ष हर जगह ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। और विपक्ष की मजबूती के सामने नरेंद्र मोदी का भाषण जो है वो कहीं ना कहीं दबता हुआ, और वो उस जगह तक पहुंच गया है जहां मंगलसूत्र की चोरी से लेकर भैंस खोलने तक की बात आई थी, आज टोटी तक पहुंच गए हैं। पानी नल के जो की टोटी की बात होती है। तो ये सब कुछ अभी और चलेगा, लेकिन इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सुनील शुक्ला जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, प्रोफेसर रविकांत जी,
प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सब